हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का केमिस्ट्री का देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को अभी आज हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के टाइप भी हमें देखना है। एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे विथ वीएम एकेडमी। तो चलो आज के लेक्चर में हमें बफर सॉल्यूशंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन बफर सॉल्यूशन या व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन हमेशा 1 मार्क के लिए आ जाती है। तो क्या है डेफिनेशन? बफर सॉल्यूशन इज डिफाइन एज द सॉल्यूशन, ये ऐसा सॉल्यूशन है जो रेजिस्ट करेगा ड्रास्टिक चेंज को। ड्रास्टिक मतलब बहुत बिगर चेंज इन द पीएच। तो ड्रास्टिक चेंज जो होगा पीएच का, उससे जो सॉल्यूशन क्या करता है, रेजिस्ट करता है। कब? जब आप उसमें स्मॉल अमाउंट स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग बेस को या वाटर को क्या करते हो, ऐड करते हो। मतलब कोई भी सॉल्यूशन है आपके पास, उसका एक पीएच है, तो ये पीएच चेंज नहीं होगा। ये पीएच क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। चाहे आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो या फिर वाटर ऐड करो, लेकिन क्या, स्मॉल अमाउंट में। बहुत ज़्यादा ऐड करोगे तो चेंज होगा ही। स्मॉल अमाउंट में आप एसिड ऐड करो, बेस ऐड करो या फिर वाटर ऐड करो, यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज जो है पीएच में वो नहीं दिखता। उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे जगहों पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। चाहे आप स्मॉल अमाउंट में उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो या फिर थोड़ा सा वाटर ऐड करो, उनका पीएच कांस्टेंट रहता है। उनको क्या कहा जाएगा, बफर सॉल्यूशन। तो क्या डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर एडेड टू इट। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 56 पे एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक, ऐसे करके क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन क्या है सुनो, या फिर टेक्स्ट बुक में साइमल्टेनियसली देख भी सकते हो। होममेड जैम्स एंड जेली विदाउट एनी एडेड केमिकल प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स स्पॉइल इन फ्यू डेज। अगर आप घर पे कोई जाम जेली बनाते हो तो हम घर पे कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। कमर्शियल जैम जेली जो हम मार्केट से परचेस करते हैं, कमर्शियल जैम जेली हैव लॉन्ग सेल्फ लाइफ। उनकी सेल्फ लाइफ लॉन्ग क्यों होती है, एक्सप्लेन करना है और बताना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडेड सोडियम बेंजोएट। तो जो हम मार्केट से क्या करते हैं, जो लाते जैम जेली, उसमें एक प्रिजर्वेटिव ऐड होता है, उसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट। इसीलिए मार्केट का जैम जेली कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसमें ये प्रिजर्वेटिव ऐड होता है। होममेड हम ऐसा ऐड नहीं करते ना, इसलिए होममेड जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का रोल बताना है। तो कमर्शियल जैम जेली जो होते हैं उनकी लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है। क्यों होती है, बिकॉज दे कंटेन एडेड केमिकल प्रिजर्वेटिव सच एज अ सोडियम बेंजोएट। तो ये सोडियम बेंजोएट ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। इनहिबिट मतलब रोक लगाएगा, ग्रोथ ऑफ, किस पे ये रोक लगाएगा, ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है जो जाम या जेली में क्या है, फॉर्म हो सकती है, उनके ग्रोथ पे ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोक लगा देता है। ओके, कोई मोल्ड हो, मोल्ड के ग्रोथ पे ये क्या करेगा, रोक लगा देगा। अदर माइक्रोब्स हो सकते हैं, सारे माइक्रोब्स के रोक इस पे क्या करेगा, ये उनको बढ़ने ही नहीं देगा, और माइक्रोब होंगे उनको भी। तो ये क्या करता है, फूड को ये स्पॉइलेज से क्या करता है, बचाता है। ऐसा फूड क्या होता है, स्पॉइल नहीं होता। तो इसका परफेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये जो सोडियम बेंजोएट है ये क्या है, फूड को एसिडिक बना के रखता है, और एसिडिक बफर की तरह ये एक्ट होता है और फूड को क्या है, स्पॉइल होने से प्रोटेक्ट करता है। तो इसे सोडियम बेंजोएट का रोल होगा यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि बफर सॉल्यूशन क्या है। अभी हमें देखने टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन।
तो हम देखेंगे टाइप्स। तो बफर सॉल्यूशन के मेन 2 टाइप्स है, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन होता है व्हाट आर द टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए। तो बफर सॉल्यूशन के 2 टाइप है। पहला टाइप है यहाँ पे एसिडिक बफर, पहला टाइप है एसिडिक बफर, और दूसरा टाइप है, इसे कहा जाता है बेसिक बफर। तो एसिडिक एंड बेसिक ऐसे 2 बफर यहाँ पे क्या है, बफर सॉल्यूशन के टाइप है। तो ये जो एसिडिक बफर होता है इसको यूज़ किया जाता है मेंटेन एंड एसिडिक पीएच। जब भी आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है एसिडिक पीएच, तब इसे यूज़ किया जाता है। तो डिटेल में हम देखेंगे ही, शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये क्या करता है, एसिडिक बफर मेंटेन करता है एसिडिक पीएच, और बेसिक बफर क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है अल्कलाइन पीएच। मतलब बेसिक और अल्कलाइन सेम ही होता है, अल्कलाइन या फिर कह सकते हो बेसिक पीएच, इसे ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो हम लिख सकते हैं बफर हैव 2 टाइप। पहला टाइप होगा एसिडिक बफर मेंटेन एंड एसिडिक पीएच, दूसरा होगा बेसिक बफर मेंटेन एंड अल्कलाइन पीएच। तो चलो पहला टाइप डिटेल में देखते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, गिव हैंडरसन हेजलबैच इक्वेशन टू कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें डिराइव करने के लिए नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ इक्वेशन लिखना है। तो द सॉल्यूशन कंटेनिंग, तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, द सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड, मतलब ये क्या होगा, मिक्सचर होगा वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मतलब क्या होगा, वीक एसिड और मिक्सचर किसका होगा, ये उसके सॉल्ट का। तो वीक एसिड पर प्लस क्या होंगे, उसके सॉल्ट होंगे। तो सॉल्ट क्या होंगे, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल है जो यूज़ होता है एज अ एसिडिक बफर, दैट इज CH3COOH। ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और इसका जो सॉल्ट होगा वो होगा CH3COONA। तो ये CH3CONA कहाँ से आया, ये आया CH3COOH एंड NaOH के कॉम्बिनेशन से। तो देखो ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हुआ सॉल्ट। इस सॉल्ट का उसी वीक एसिड के, जिससे ये सॉल्ट बना है, जिस वीक एसिड से ये सॉल्ट बना है, उसी वीक एसिड को यहाँ पे यूज किया जाता है। सो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब वीक एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक्ट होके जो सॉल्ट बनाएगा, वही सॉल्ट को वीक एसिड के साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, एसिडिक बफर। तो देखो ये वीक एसिड था CH3COH, उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH ऐड हुआ, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बना, CH3CONA। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या बन जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये फर्स्ट एग्जांपल है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। तो मैं आपके बुक में एक ही एग्जांपल मेंशन किया है, लेकिन मैं आपको थोड़े से एग्जांपल बताऊंगी, क्योंकि एग्जांपल पता हो तो हम एग्जाम में लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो क्या है, HCN भी वीक एसिड है एंड इसके साथ इसका ही क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो ये सॉल्ट कैसे बना है, HCN प्लस NaOH के कॉम्बिनेशन से। तो ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो गया सॉल्ट, ये हो गया वीक एसिड। तो वीक एसिड और उसका ही सॉल्ट, जो उसने किसके साथ मिलके बनाया है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बनाया हुआ सॉल्ट। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसे क्या कहा जाता है, एसिडिक बफर। और भी एग्जाम्पल है जैसे कि H2CO3 एंड K2CO3, ये भी क्या है, एक बफर है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल HF एंड नेक्स्ट है NaF, ये भी क्या है, बफर सॉल्यूशन का मिक्सचर है। उसके बाद देखो H2S एंड K2S,
ये भी क्या है, बफर सॉल्यूशन का मिक्सचर है। उसके बाद HCOH फॉर्मिक एसिड, HCOONA, ये भी क्या है, बफर सॉल्यूशन का मिक्सचर है। तो ऐसे बहुत सारे बफर सॉल्यूशन के मिक्सचर है जो कैसे बनते हैं, वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट जो उसने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बनाया है, उन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो देखो अभी हमें देखना है pH ऑफ एसिडिक बफर को कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। तो ये हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये हमें डिराइव करने के लिए नहीं है हमारे सिलेबस में, हमें सिर्फ डायरेक्ट दिया है, तो आप भी डायरेक्ट यूज़ करोगे। कोई भी पूछे कि pH एसिडिक सॉल्यूशन का अगर कैलकुलेट करना है हेंडरसन इक्वेशन से, तो आपको ये इक्वेशन, यहाँ पे pH हमें पता है, निगेटिव क्या होता है, निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pKa को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ K क्या होता है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। तो ये K का ये निकालोगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। लॉग लेना है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्ट क्या होता है और एसिड क्या होता है हम देख चुके हैं। तो ये वीक एसिड होगा और उससे बना हुआ सॉल्ट, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो का लॉग लेना है, इसे ऐड करना है pKa के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, pH। तो इसे यूज़ करके हमें क्या करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो इसे स्क्वायर कर लो, मतलब बॉक्स बना लो, क्योंकि हमें इसे यूज़ करना है। सेकंड टाइप हमें देखना है बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो क्या है बेसिक बफर सॉल्यूशन, देखो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, वीक बेस प्रेजेंट होगा एंड इट्स सॉल्ट, और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होगा। वीक बेस उसका सॉल्ट, किसके साथ बनाया उसने सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाया हुआ सॉल्ट, इसे क्या कहा जाएगा, बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो वीक बेस होगा, उसका ही सॉल्ट होगा, इट्स सॉल्ट। तो जो वीक बेस यहाँ पे यूज़ है, वो वीक बेस किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलके एक सॉल्ट बनाता है, उस सॉल्ट का और उसी वीक बेस का मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वो होगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो देखो एग्जांपल बेसिक बफर सॉल्यूशन के, तो यहाँ पे वीक बेस जो है वो है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सॉल्ट NH4Cl। तो NH4Cl को उसने कैसे बनाया है, जब NH4OH HCl के साथ क्या हुआ है, रिएक्ट हुआ है, तो इन दोनों ने मिलके NH4Cl, तो इसी का ही सॉल्ट हुआ ना। तो इस NH4OH ने HCl के साथ मिलके ये सॉल्ट, तो ये इसी का सॉल्ट है, ये है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये बहुत ही वेल नोन, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला बफर सॉल्यूशन है। आप लोगों ने इसे क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ किया है 11th में, जब आप क्या कर रहे थे, थर्ड ए ग्रुप को डिटेक्ट कर रहे थे, तो आपने यूज़ किया था OS प्लस NH4Cl प्लस NH4OH। तब आपको जिलेटिनस वाइट PPT या फिर डर्टी ग्रीन PPT, ब्राउन PPT ऐसा ऑब्जर्व होता था, तो वो यही बफर था, ये मेंटेन करता है अल्कलाइन pH को। तो ये पहला एग्जाम्पल है जो यूज़ होता है एज अ बेसिक बफर। और भी एग्जाम्पल है बेसिक बफर के, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है बेसिक बफर का, वो है NH4OH एंड NH4 ट्वाइस SO4। तो ये किसके साथ बना है, H2SO4 के साथ बना है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग। तीसरा है NH4OH एंड NH4NO3, ये भी क्या है, एक क्या है, बेसिक बफर है। तो ये एग्जाम्पल है बेसिक बफर की, ये किसके साथ बना है, जब NH4OH HNO3 के साथ क्या हुआ है, रिएक्ट हुआ है। तो ऐसे ही वीक बेस और उसके सॉल्ट का, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला के बनाया गया सॉल्ट होगा, इनका जो मिक्सचर होगा उसे क्या कहा जाता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन।
तो अगर पीओएच कैलकुलेट करना है बेसिक बफर सॉल्यूशन का, तो इसे भी कैलकुलेट किया जाता है हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है? पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। यहाँ पे पी के बी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी, वेयर के बी इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस, बी फॉर बेस। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेस का, तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी होती है, इससे आपको पी के बी कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर आप क्या कर सकते हो? पीओएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दोनों इक्वेशन थे हेंडरसन्स हेजलबैच इक्वेशन, एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं और ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है। राइट द हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन टू कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच। तो दोनों इक्वेशन आप लोगों को पता होने चाहिए, दोनों इक्वेशन सेम है। यहाँ पे अगर पी के ए आता है तो यहाँ पे क्या होगा? एसिड, तब पीएच होगा। यहाँ पे पीओएच होगा तो पी के बी, और यहाँ पे क्या होगा? बेस होगा। तो ये दोनों इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते। और एक क्वेश्चन है, हाउ आर बेसिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो हम देखते हैं। तो देखो बेसिक बफर सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो हाउ आर बेसिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो कैसे बेसिक बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है? बाय मिक्सिंग एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस। तो क्या करना है? एक्वियस सॉल्यूशन लेना है, किसका? वीक बेस का, और इसे मिक्स करना है उसी के सॉल्ट के साथ। तो वीक बेस जो आपने यूज़ किया है उसे सॉल्ट फॉर्म में भी लेना है और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या करना है? ऐड करना है। तो इन तीनों को ऐसे मिक्स करके बफर सॉल्यूशन बनता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। सो बेसिक बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई करके क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग बफर सॉल्यूशन इनटू डिफरेंट टाइप। तो देखो पहला क्या है? ये है वीक एसिड और उसका सॉल्ट है। ओके, ये वीक बेस है और उसका सॉल्ट है। सोडियम बेंजोएट क्या है? ये वीक एसिड है और ये उसका सॉल्ट है। और CuOH ये वीक बेस है और ये उसका सॉल्ट है। तो अभी पता चल गया होगा कि ये क्या होंगे। तो ये होंगे एसिडिक बफर। ये होगा सेकंड, वीक बेस है इसलिए बेसिक बफर। तीसरा वापस क्या होगा? वीक एसिड है मतलब एसिडिक बफर। और चौथा क्या होगा? लास्ट वन, बेसिक बफर। तो ये चारों ऐसे क्लासिफाई होंगे, देख लेना है क्या है, और सॉल्ट उसका ही सॉल्ट होता है उसके साथ। तो यहाँ पे CH3COH ये वीक एसिड है, CH3COONA इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बनाया हुआ। उसके बाद NH4OH ये वीक बेस है, NH4Cl उसी का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाया हुआ। बेंजोइक एसिड क्या होता है? ये वीक एसिड होता है। सोडियम बेंजोएट क्या होगा? इसी का सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया हुआ। और CuOH ट्वाइस क्या है? ये वीक बेस है और CuCl2 उसी का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाया हुआ। तो ये इनका क्लासिफिकेशन। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो चलो अभी हमें देखना है बफर एक्शन। इस पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन बफर एक्शन विद द हेल्प ऑफ सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड बफर। तो इसी एग्जाम्पल को यूज़ करके पूछा जाता है बफर एक्शन। तो ये क्या है? सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA एंड एसिटिक एसिड मतलब CH3COH, ये क्या है? एसिडिक बफर है। तो इसे यूज़ करके हम क्या करेंगे? देखेंगे कि बफर एक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? जो सोडियम एसीटेट है ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये क्या है? एक सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये। तो ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा कंप्लीटली इनटू वाटर। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? देखो CH3COONA
अगर एक्वियस मीडियम में आता है तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीट, इसलिए एरो पूरा दिखाया है CH3COO माइनस प्लस H प्लस। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो इसे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में। तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होके कौन से आयन बनाएगा, CH3COO माइनस। दूसरे साइड पे क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में CH3COH मोलिक्यूल में क्या होगा, हाइयर होगा। तो यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इसका डिसोसिएशन बहुत कम अमाउंट में होगा, CH3COO माइनस, यहाँ पे Na प्लस चाहिए ना, प्लस H प्लस। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट क्या होती है, हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक्सटेंट में डिसोसिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहते। तो हम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड CH3COOH मोलिक्यूल इज हाई। तो यहाँ पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड को आप ऐड करते हो सॉल्यूशन में, तो H प्लस आयन क्या होते हैं, यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना लेते हैं। मतलब जैसे ही आपने, ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप ने आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसे, स्ट्रॉन्ग एसिड को। तो जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या करते हो, यहाँ पे ऐड करते हो, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब उसके पास कौन से आयन होंगे, H प्लस आयन होंगे। तो ये H प्लस आयन क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस CH3COO माइनस क्या करता है, यहाँ पे जो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है वो कंज्यूम करता है। तो कैसे कंज्यूम करेगा, यहाँ पे CH3COO माइनस एक्वियस कंडीशन में प्रेजेंट है, एसिड से उसे H प्लस मिले, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा वापस, CH3COOH। तो यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई था, ऊपर से और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगा, और यहाँ पे और एक होगा कि ये जो CH3COOH होगा, ये OH माइनस भी तो होंगे वाटर की तरफ से आने वाले, इसके साथ रिएक्ट होके वापस क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस H2O को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करते हो आपने क्या किया, स्मॉल अमाउंट में एसिड और स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड कर दिया। तो एसिड ऐड करने के बाद ये आयन क्या होते हैं, इस फॉर्म में चले जाते हैं, और जब आप क्या है, स्मॉल अमाउंट में क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हो, तो बेस ऐसे क्या होगा, रिएक्ट हो गए, इसके साथ क्या है, ये बना लेगा। तो ये एसिड की एक्शन हो गई, ये बेस की एक्शन। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करने से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, पीएच में ड्रास्टिक चेंज क्यों नहीं होता, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये इन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इसलिए सिंगल हेडेड एरो दिखाया है। CH3COOH एक वीक एसिड है, ये क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे ये रिएक्शन का रेट 1% होगा और इस रिएक्शन का रेट 99% होगा, ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप थोड़ा सा अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो, तो इफेक्ट क्यों नहीं होता। जैसे आप एसिड को ऐड करोगे, यहाँ पे CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, जैसे आप स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हो स्मॉल एक्सटेंट में, तो यहाँ पे CH3COO माइनस आयन का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एसिड और बेस ऐड करने से चेंज क्यों नहीं होता, बिकॉज H प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे pH बफर सॉल्यूशन का क्या होगा, अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे H प्लस और OH जैसे ही आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया, ना ही यहाँ पे H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चेंज हुआ और ना ही OH माइनस, क्योंकि दोनों भी कंज्यूम हो गए। एसिड का H प्लस इसने कंज्यूम कर लिया और बेस का OH माइनस इसने कंज्यूम कर लिया इसने। तो यहाँ पे क्या है, इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज ही नहीं हुआ, पीएच के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। अगर H प्लस इंक्रीज होता तो पीएच क्या है,
लोअर हो जाता एसिडिक की तरफ। अगर OH माइनस इंक्रीज होता तो pH हायर हो जाता बेसिक की तरफ। बट दोनों आयन को यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस एसिड को आपने ऐड किया, इसने एसिड के H+ आयन को अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया, इसने OH माइनस आयन को अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी चेंज नहीं दिखा, इसीलिए ड्रास्टिक चेंज pH में नहीं होता। तो डाइल्यूशन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन pH ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए डाइल्यूशन का pH के इफेक्ट पे pH पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दस बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ टर्म बाय द हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन रिमेन्स द सेम, डाइल्यूशन डज नॉट चेंज द रेशियो। तो यहाँ पे डाइल्यूशन से रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो अभी हमें प्रॉपर्टीज़ देखने हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बफर सॉल्यूशन। इस पे भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो हमें 3 प्रॉपर्टी देखनी है बफर सॉल्यूशन की, उसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, छोटे से अमाउंट में आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करते हो, बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट चेंज, कोई भी ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे नहीं होगा। नो सिग्निफिकेंट चेंज ऑन द वैल्यू ऑफ pH, pH के वैल्यू पे क्या है, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। ये पहला है। दूसरा है, जो pH होता है बफर सॉल्यूशन का, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता, मतलब डाइल्यूशन का बफर सॉल्यूशन के pH पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी का मीनिंग क्या है, डाइल्यूशन का नो इफेक्ट ऑन pH, कितना भी डाइल्यूट करो pH के इफेक्ट पे, pH वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सेकंड है। थर्ड, यहाँ पे pH ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज इवन वी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, नो चेंज ऑन pH, pH आपका चेंज नहीं हो सकता अगर आप इस सॉल्यूशन को क्या करते हो, बहुत सालों तक लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते हो, प्रिजर्व करते हो, तब भी इसके pH पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये 3 प्रॉपर्टीज़ है बफर सॉल्यूशन की। पहली है, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू बफर सॉल्यूशन देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ pH। दूसरा है, the pH of buffer solution is independent of the value of the volume of the solution, hence dilution of buffer solution will not change its pH. तीसरा है, the pH of buffer solution does not change even if it is kept for a long time। तो ये प्रॉपर्टीज है। और एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल करके, आपके पेज नंबर 56 पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ये, इट इज़ इनफ टू ऐड फ्यू ml ऑफ बफर सॉल्यूशन। जो बफर सॉल्यूशन है बहुत अमाउंट में ऐड नहीं किया जाता, फ्यू ml यूज़ किया जाता है, कुछ ml ही यूज़ किया जाएगा बफर सॉल्यूशन टू मेंटेन द pH। विच प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन यूज्ड हियर। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तो क्या ये करेक्ट है, फ्यू ml बफर सॉल्यूशन यूज़ होता है, बफर सॉल्यूशन को फ्यू ml यूज़ किया जाएगा। तो ये यस, ये करेक्ट है कि बफर सॉल्यूशन pH मेंटेन करने के लिए बहुत कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ इनफ टू ऐड द फ्यू ml ऑफ बफर सॉल्यूशन टू मेंटेन द pH ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज बफर सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। ये क्या है, डिपेंड नहीं होता वॉल्यूम पे, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 4-5 ड्रॉप ऐड करो या 4-5 ml ऐड करो, तो ये क्या है, सेम वे में क्या करेगा, pH को मेंटेन करेगा। चलो अभी हमें एप्लीकेशंस देखने हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्वेश्चन आता है, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन जो है, ये जो है एक्सटेंसिव एप्लीकेशन होते हैं इन वेरियस फील्ड। तो कुछ फील्ड को हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला फील्ड है इन बायोकेमिकल सिस्टम। जो बायोकेमिकल सिस्टम है मतलब हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, बायोकेमिकल सिस्टम मतलब ह्यूमन बॉडी, तो इसमें भी इसका बहुत यूज़ है। तो जो pH होता है ब्लड का, हमारे ब्लड का pH बफर सॉल्यूशन क्या करता है, मेंटेन करता है।
तो पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, पीएच ब्लड का 7.36 से लेकर कितना होता है 7.42। इसे कौन सा बफर मेंटेन करता है, इसे बफर मेंटेन करता है HCO3 माइनस प्लस H2CO3। ये बफर क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के ब्लड को के पीएच को क्या करता है, मेंटेन। तो यहाँ पे चेंज कितना हो सकता है, ओनली 0.2 का, 0.2 पीएच यूनिट में क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। अदरवाइज ये क्या करेगा, पीएच जो होता है हमारे ब्लड का उसे मेंटेन रखेगा। तो हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन यूज़ होता है, ये होता है वो बफर सॉल्यूशन। दूसरा है यहाँ पे जो हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है, जो सलाइन सॉल्यूशन होता है, उसमें भी बफर सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, हमारे बॉडी में भेजा जाता है ताकि हमारे ब्लड का पीएच क्या रह सके, मेंटेन रह सके। तो सलाइन थ्रू भी हमें क्या किया जाता है, बफर सॉल्यूशन हमारे सिस्टम में भेजा जाता है ताकि ब्लड का पीएच क्या हो सके, मेंटेन हो सके, या फिर नेचुरली भी हो सकता है। दूसरा देखो यहाँ पे एग्रीकल्चरल, तो यहाँ पे बफर जो होता है तो अलग अलग प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट होता है, जैसे कार्बोनेट होंगे, बाइकार्बोनेट होंगे, फॉस्फेट होंगे, ऑर्गेनिक एसिड होंगे। ये सारे बफर सॉइल में क्या, सॉइल को क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते। तो ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं, फर्टिलाइज़र में ये प्रेजेंट होते। तो फर्टिलाइज़र का जो फर्टिलाइज़र जो होंगे इनका पीएच को मेंटेन करता है बफर सॉल्यूशन, ताकि उस सॉइल की क्वालिटी को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो हम लिख सकते हैं द सॉइल गेट बफर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट सच एज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे चॉइस पे डिपेंड है फर्टिलाइज़र के कि सॉइल का पीएच क्या होगा। तो सॉइल का पीएच कौन डिसाइड करता है, फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र में अलग अलग बफर्स प्रेजेंट होते। नेक्स्ट देखो इंडस्ट्री, बफर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री में, उसके बाद डाई जो होता है, डाई इंडस्ट्री में, इंक की जो इंडस्ट्री होगी, पेंट इंडस्ट्री में, और ड्रग, इन सारे इंडस्ट्री में क्या है, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल। उसके बाद देखो मेडिसिन की बात करो तो पेनिसिलिन सबको पता है, एंटीबायोटिक के पेनिसिलिन, 11th में हम पढ़ चुके हैं। पेनिसिलिन प्रिपरेशन जो होता है इसे स्टेबलाइज किया जाता है बाय एडिशन ऑफ द सोडियम साइट्रेट बफर। तो इसमें क्या ऐड किया जाता है, सोडियम सिट्रेट बफर को। तो सोडियम सिट्रेट बफर को अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं पेनिसिलिन प्रिपरेशन एज स्टेबलाइज बाय एडिशन ऑफ द सोडियम सिट्रेट एज अ बफर। यहाँ पे साइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है मिल्क में। तो साइट्रिक एसिड को मिल्क में ऐड किया जाता है, जैसे साइट्रिक एसिड को मिल्क में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम का मिल्क जो होगा उसमें ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक बफर सॉल्यूशन जिसे मैग्नीशियम सिट्रेट कहा जाता है वो फॉर्म होता है। तो ये मेडिसिन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस से जब भी आपको पीएच मेंटेन करना होता है इन बिटवीन 8 to 10, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके थर्ड ए क्वालिटेटिव एनालिसिस में, थर्ड ए ग्रुप में आप क्या करते थे, आप यूज़ करते थे OH प्लस NH4OH प्लस NH4Cl। याद होगा आप लोगों को, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑब्जर्वेशन दिखते थे, जिलेटिनस वाइट पीपीटी, डर्टी ग्रीन पीपीटी, ब्राउन पीपीटी। तो ये क्या कर रहा था, ये मिक्सचर ये पीएच को मेंटेन करता है 8 to 10 के बीच में। तो हम लिख सकते हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस अ पीएच ऑफ 8 to 10 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कैटायंस ऑफ थर्ड ए ग्रुप। इट इज़ मेंटेन विद द यूज ऑफ NH4OH एंड NH4Cl बफर। तो ये बफर उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, तभी इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीपीटी में कन्वर्ट होते हैं इस पीएच में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। चलो अभी हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं। चलो बफर सॉल्यूशंस के हमें न्यूमेरिकल देखने हैं, 2-3 ही न्यूमेरिकल लेकिन आते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले
हम न्यूमेरिकल से पहले फार्मूलेज को देख लेते। तो आज के लेक्चर में हमने 3 फार्मूले देखे। पहला देखा हमने pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये देखा। दूसरा फार्मूला हमने देखा POH इज इक्वल टू pKb। Kb और Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड और बेस के, A फॉर एसिड B फॉर बेस, प्लस क्या है? log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये pKa का फॉर्मूला क्या होता है? log टू द बेस 10 ऑफ Ka। तो ऐसे हम pKa को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे pKb को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Kb। तो अगर Kb की वैल्यू पता है तो उसका log निकालोगे तो आपका pKb बन जाएगा। तो इन तीनों फॉर्मूलों को यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है pH बफर सॉल्यूशन का। हमें क्या दिया है? कंटेनिंग बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये एक कॉन्सेंट्रेशन है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन है और Ka HF के लिए दिया है, मतलब आपका HF क्या होगा? A फॉर एसिड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.05 मोलर होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका एसिड होगा कितना होगा? 0.015 मोलर होगा। उसके साथ साथ Ka भी प्रोवाइड किया है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, इतने वैल्यू दिए। फॉर्मूला क्या है हमारा? pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, राइट? ये था। तो pKa को कैलकुलेट करते Ka से। सो pKa इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka, वो कितना है? 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो ऐसे हम log की न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके। तो ये क्या होगा? माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 7.2 प्लस माइनस log टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे देखो ये कितना आएगा? माइनस साइन वैसे ही 7.2 का लॉग हो जाएगा। यहाँ पे 7.2 का लॉग होता है 0.8573 और ये पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो आपका pKa आएगा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ। तो pKa की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 3.1427। इससे इसे माइनस करना है। तो ये आपके pKa की वैल्यू। तो चलो सारे वैल्यू पुट करते हैं। pH इज इक्वल टू 3.1427 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है 0.015। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 3.1427 प्लस log टू द बेस 10, इससे इसे डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 3.33। 3.33 का log देखोगे तो वो आएगा यहाँ पे, उसका log होगा 0.5224। तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपको pH मिल जाएगा। तो ये होगा 3.6651 pH, मतलब अप्रॉक्सीमेटली pH क्या होगा? 3.67। सो हम लिख सकते हैं लास्ट में द pH ऑफ गिवन बफर सॉल्यूशन इज 3.67। क्या किया हमने? इनमें से एक को सॉल्ट कंसिडर किया, एक को एसिड। तो यहाँ पे Ka HF के लिए दिया है। Ka मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे Ha एसिड हो गया, तो ये क्या हो गया? सॉल्ट। तो हमने दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लिखा, Ka दिया था, उससे pKa कैलकुलेट किया। क्या फॉर्मूला है? Ka इज इक्वल टू pKa इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ Ka। तो ये हमें मिला दिस वन। सारे वैल्यू पुट किए और कैलकुलेट किया। यहाँ पे प्लस साइन है, वो भूलना नहीं। इसका लॉग इसके साथ क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो आपको बफर सॉल्यूशन का pH मिलेगा 3.67।
सेकंड न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। पीएच कैलकुलेट करना है बफर सॉल्यूशन का। पीएच इज इक्वल टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो पीएच कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया है वीक बेस, तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है बेस का यहाँ पे 0.1 मोलर, और यहाँ पे उसके सॉल्ट का भी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी प्रोवाइड किया है, कितना है 0.2 मोलर। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम पीओएच को कैलकुलेट करेंगे, और पीओएच को कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 यूज़ करके पीएच, तो हमें बेस से पीओएच ही मिलेगा। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस log to the base 10 of concentration of salt अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, बेस होगा, राइट। ये फॉर्मूला है। तो पी के बी को, के बी दिया हुआ है, सो पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी, तो ये होगा माइनस log to the base 10 of 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, तो ये हो जाएगा देखो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.8 प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10⁻⁵। तो इस पूरे की वैल्यू 5 होगी। इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे -0.2553 प्लस 5। तो 5 में से ये माइनस कर दोगे तो आपको पी के बी कितना मिलेगा, देखो आपको पी के बी यहाँ पे मिलेगा, 5 में से ये चला जाएगा तो पी के बी हो जाएगा 4.7447। तो इसे कैलकुलेट कर लिया हमने। तो चलो सारे वैल्यू पुट करते, पी ओ एच इज इक्वल टू 4.7447 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट कितना है 0.2, और ये कितना है 0.1। तो पी ओ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.7447 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2। तो 2 का लॉग कितना होता है, 2 का लॉग होता है 0.3010। 4.7447 प्लस 0.3010, तो पी ओ एच कितना हो जाएगा यहाँ पे 5.0457, इतना हो जाएगा। ये आया पी ओ एच। तो पी ओ एच से हमें पी एच कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 था, सो पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच, वो है 5.0457। तो आपके बफर सॉल्यूशन का पी एच होगा 8.9543, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होगा 8.95। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में द पी एच ऑफ गिवन बफर सॉल्यूशन इज 8.95। तो सारे वैल्यू एज सॉल्ट और बेस था, इसलिए हमने क्या किया, पी ओ एच निकाला और पी ओ एच से पी एच को कैलकुलेट किया। थर्ड वन देखो, कैलकुलेट पी एच ऑफ बफर सॉल्यूशन। फिर से पी एच कैलकुलेट करना है हमें। कंपोज्ड ऑफ वीक बेस, कॉन्सेंट्रेशन बेस का दिया है, कितना है कॉन्सेंट्रेशन बेस का 0.04, और उसके सॉल्ट का भी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना दिया है यहाँ पे 0.05। ओके, के बी भी दिया है, कितना दिया है, के बी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पी ओ एच को कैलकुलेट करना है। पी ओ एच से हम पी एच को कैलकुलेट कर सकते। तो पी ओ एच को कैलकुलेट करने से पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी। तो हम पहले पी के बी को कैलकुलेट करते। पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी, सो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, राइट। स्प्लिट कर लेते,
minus log to the base 10 of 1.8 plus minus log to the base 10 of 10 raised to 10 into 10 raised to minus 5। तो ये पूरी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। और इसका लॉग क्या होगा, माइनस साइन वैसे के वैसा 1.8 का लॉग होगा 0.2553 प्लस 5। सो 5 माइनस 0.2553, तो ये कितना हो जाएगा पी के बी, ये पी के बी हो जाएगा 4.7447, इतना हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पी के बी हमने कैलकुलेट किया 4.7447। अभी हमारे पास फार्मूला कौन सा है, हमारे पास फार्मूला है POH इज इक्वल टू पी के बी प्लस log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of base। तो चलो वैल्यू पुट करते, 4.7447 पी के बी है, log to the base 10 ऑफ सॉल्ट कितना है 0.05 और एसिड कितना है, सॉरी बेस कितना है 0.04। तो ये आ जाएगा 4.7447 प्लस log टू द बेस 10, ये हो जाएगा 1.25। सो 4.7447 1.25 का लॉग होगा 0.0969। तो आपका POH हो जाएगा यहाँ पे 4.8416। ओके, अभी हमें pH कैलकुलेट करना है। क्या फार्मूला है pH कैलकुलेट करने का, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4.8416। तो आपका pH हो जाएगा यहाँ पे 9.1584, जो आप लिख सकते हो 9.16 के इक्वल में होगा। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या आएगा, द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज 9.16। तो चलो ये आप लोगों को होमवर्क है, इस पे कोई भी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में नहीं यहाँ पूछा गया है। इस टॉपिक पे होमवर्क है आपको, फाइंड आउट pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, इट इज़ कंटेन 0.06 मोल ऑफ NaF। तो NaF आपका सॉल्ट हो जाएगा पर लीटर, एंड 0.02 मोल ऑफ HF। तो यहाँ पे HF के लिए Ka की वैल्यू भी दी है, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा। जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था सेम है, सिर्फ वैल्यू को क्या किया है, चेंज किया है। तो आप ये जो होमवर्क है उसे कैलकुलेट करो, आंसर मुझे कमेंट करो। सो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने बफर सॉल्यूशन और उसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से डिटेल में देख लिया है। हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो बफर सॉल्यूशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे हम देखेंगे, वो है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।